राहुल गांधी के रेप इन इंडिया वाले बयान पर लोकसभा में बीजेपी के खवातीन अरकान ने जबरदस्त हंगामा किया है। उन्होंने राहुल गांधी से माफी मांगने का मुतालबा किया। इस मौके पर स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल ने तमाम खवातीन की बेइज्जती की है। राज्यसभा में भी राहुल गांधी के बयान पर खूब हंगामा हुआ। राहुल गांधी ने झारखंड में एक रैली के दौरान वज़ीर-ए-आज़म के मेड इन इंडिया के नारे पर तंज करते हुए कहा था कि हिंदुस्तान में अब जिधर देखो रेप नजर आता है। यूपी में मोदी जी के एमएलए ने एक खातून की इस्मत दरी की जिसका एक्सीडेंट हो गया, लेकिन मोदी जी ने इस पर एक लफ्ज नहीं कहा। क्या राहुल गांधी का ये वक्तव्य है कि हिंदुस्तान में हर पुरुष महिला का बलात्कार करना चाहता है? क्या राहुल गांधी का ये वक्तव्य है और संदेश है देश की जनता को कि वो सार्वजनिक आह्वान करते हैं कि देश की महिलाओं का बलात्कार होना चाहिए? अध्यक्ष जी, आज ये मात्र इस सदन की महिला और पुरुष सांसदों की गरिमा की बात नहीं है। इस सदन का एक सदस्य पहली बार ये हिमाकत कर रहा है कि हिंदुस्तान की औरतों के बारे में उनका बलात्कार होना चाहिए, ऐसे शब्द उसके मुंह से निकल रहे हैं। हिंदुस्तान की किसी महिला से पूछ लीजिए अध्यक्ष जी, अगर आह्वान किया जाए उसके बलात्कार का तो उसे मुंह तोड़ जवाब देना आता है। आज मैं पार्लियामेंट पर हमले के शहीदों को आज खिराज अकीदत पेश किया जा रहा है। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया, वज़ीर-ए-आज़म, उनके काबीनी रफ़्क़ा और अपोजिशन लीडरों ने इन शहीदों को गुलहाए अकीदत पेश किए हैं। पार्लियामेंट पर दहशतगर्दाना हमले की आज 18वीं बरसी है। 13 दिसंबर 2001 को पार्लियामेंट पर 5 दहशतगर्दों ने हमला किया था। पार्लियामेंट के सलामती दस्ते ने हमले को नाकाम बनाते हुए तमाम 5 हमलावरों को मौत के घाट उतार दिया था। इस हमले में 9 लोग शहीद हुए थे। हमले के वक्त पार्लियामेंट सेशन भी जारी था, लेकिन किसी रुकने पार्लियामेंट का कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। हमले की साजिश के इल्जाम में अफजल गुरु को फांसी दी गई थी। एक और अहम खबर, निर्भया इज्तिमाई इस्मतरेज़ी और कत्ल मामले में कसूरवारों को जल्द से जल्द सजा देने की मांग वाली दरख्वास्त पर आज पटियाला हाउस कोर्ट में समाअत टल गई है। पटियाला हाउस कोर्ट का कहना है कि अक्षय की रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में कबूल कर ली गई है। अब इस मामले में 18 दिसंबर को समाअत होनी है। फिलहाल सभी कसूरवार तिहाड़ जेल में हैं। कानून के मुताबिक सदर जमहूरिया के जरिए रहम की अपील पर फैसला किए जाने तक उन्हें मौत की सजा नहीं दी जा सकती। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है निर्भया की मां आशा दीदी। आशा जी, आज आप आए थे, लग रहा था कि जो इंसाफ चाहिए वो आज हो जाएगा, लेकिन एक और तारीख। कोई बात नहीं, हमने 7 साल इंतजार किया है, 1 हफ्ते और सही, क्योंकि हमने 7 साल कानून को फॉलो किया है। 1 हफ्ता और करते हैं, लेकिन अब मैं सबको ये बताना चाहती हूँ कि अब वो दिन आ गया है, क्योंकि यही दिसंबर में हमने अपनी बेटी को खोया था और शायद इसी दिसंबर में हमें इंसाफ मिलेगा और इसी दिसंबर में उनको फांसी होगी। 17 तारीख को अक्षय की उस पर सुनवाई, आप जाएंगी वहाँ? बिल्कुल जाएंगे, और 17 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, उनकी रिव्यू खारिज होगी और 18 तारीख को उनका डेट वारंट यहाँ पे जारी हो जाएगा। लेकिन उनके वकील तो कह रहे हैं कि अभी बहुत सारी रिव्यू पिटीशन पेंडिंग है। कोई रिव्यू पिटीशन पेंडिंग नहीं है, कोर्ट ने उनको समझा दिया। अब उनको समझ आ जाना चाहिए, जो भी उनकी रिव्यू अपील पड़ी है पेंडिंग, ये केस को लंबा खींचने के लिए उन्होंने कोर्ट हमारे साथ नहीं मजाक किया है, कोर्ट के साथ मजाक किया है, सिस्टम के साथ उन्होंने मजाक किया है, जो आज उन्हें जवाब मिल गया। एक आखिरी सवाल है कि 18 दिसंबर जो तारीख दी गई है, आपको क्या लगता है, उम्मीद है कि 18 तारीख को डेथ वारंट आप लोगों के हाथ में होगा? बिल्कुल उम्मीद है, क्योंकि अब उनका कोई राइट नहीं बचा है, कोई ह्यूमन राइट नहीं बचा है। कोर्ट ने भी बहुत मौका दिया, हमने भी बहुत इंतजार किया, तो 18 तारीख को उनका डेथ वारंट जारी हो जाए। तो आपने देखा, ये थी निर्भया की मां, जिनका कहना है कि हमने बेटी के न्याय के लिए लंबा इंतजार किया है और उम्मीद है कि 18 दिसंबर को डेथ वारंट हमारे हाथ में होगा। कैमरा पर्सन सोनू मंडल के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। आज निर्भया गैंगरेप केस में जो डिसीज की, मृतक की मां ने एप्लीकेशन लगाई थी, उस पर सुनवाई थी। उसमें पटियाला हाउस कोर्ट ने साफ तौर पर यह बात कह दी है, जो लीगल रेमेडी कन्विक्ट को मिली हुई है वो सारी अवेल की जाएंगी, क्योंकि अक्षय कुमार सिंह की तरफ से इस केस में रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में 17 दिसंबर के लिए पेंडिंग है। इसलिए सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट से भी इंफॉर्मेशन यहाँ की कोर्ट में आई हुई है
कि पहले उस पिटीशन को सुना जाएगा, उसके बाद आगे की प्रोसीजर, आगे की सुनवाई होगी। क्योंकि मैंने कोर्ट को सूचित कर दिया, लिस्ट बना के दे दी कि हमारी अभी जो लीगल रेमेडी बाकी हैं वो सारी स्पष्ट हैं, क्लियर हैं। अक्षय कुमार सिंह की रिव्यू पिटीशन डिसाइड होने के बाद पहले तो हमें आशा है कि उसमें हम सक्सीड करेंगे, इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस वो अलाउ होगी, और उसके बाद भी अगर कुछ गलत होता है तो हम उसके खिलाफ उसमें क्यूरेटिव पिटीशन अक्षय कुमार सिंह, विनय शर्मा और पवन गुप्ता की तरफ से लगाएंगे। और दूसरी जो हमने बात कही कि जुवेनिलिटी का डिसीजन अभी दिल्ली हाई कोर्ट को करना है, क्योंकि पवन कुमार गुप्ता की डेट ऑफ बर्थ स्कूल सर्टिफिकेट के मुताबिक घटना के दिन नाबालिग था, तो हमने वो जो पिटीशन दिल्ली हाई कोर्ट में लगा रखी वो डिसाइड होनी है। दूसरी पिटीशन अक्षय कुमार सिंह, पवन गुप्ता, विनय शर्मा की तरफ से जो लगी हुई है दिल्ली हाई कोर्ट में, वो भी डिसाइड होनी है। कंप्लेनेंट अभिनंदन पांडे ने जो पैसे लेकर, रिश्वत लेकर, रुपए ले लेकर 2013 में गवाही दी, बयान दिए, स्टेटमेंट दिए, वो पिटीशन भी आज यहाँ पटियाला हाउस कोर्ट में पेंडिंग है, उस पर भी सुनवाई होनी है। और इन सब के बाद ही फिर अक्षय कुमार, पवन और विनय की तरफ से क्यूरेटिव पिटीशन पड़ेगी, और उसमें भी हम सक्सेस नहीं होते हैं तब कहीं जाके हम मर्सी पिटीशन देश के महामहिम राष्ट्रपति के यहाँ लगाएंगे। जो विनय शर्मा की मर्सी पिटीशन की अफवाह फैलाई गई थी वो लगी हुई है, वो पूरी तरह से झूठी है। उस पर ना सिग्नेचर है, ना उसके थंब इम्प्रेशन है, वो बीए पास लड़का पढ़ा हुआ है, ना उसकी लिखी हुई है, वो गलत है। जिसके बारे में हम सूचना आज हमने माननीय अदालत पटियाला हाउस कोर्ट को भी दे दी है, और देश के महामहिम राष्ट्रपति जी को, मिनिस्ट्री ऑफ MHA को, और दिल्ली सरकार को और लेफ्टिनेंट गवर्नर को दे चुके हैं। उस बारे में हम सारी इंफॉर्मेशन, अब इस केस की अगली सुनवाई यहाँ 18 दिसंबर को होगी। अहम खबर गुलबर्गा से, जहां हालात कशीदा बताए जा रहे हैं। शहर में दफा 144 नाफिज कर दी गई है। दरअसल CAB के खिलाफ एहतजाज को जिला इंतजामिया ने इजाजत नहीं दी है। यहां पर बाद नमाज जुमा एहतजाजी रैली निकालने का ऐलान किया गया था। नागेश्वर स्कूलगंज से DC ऑफिस तक रैली निकालने का ये ऐलान किया गया था, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर का मसला बताकर जिला इंतजामिया किसी भी किस्म की रैली या जलसे जुलूस को इजाजत नहीं दे रहा है। इस सिलसिले में अभी तक जो इत्तलात हैं उनके मुताबिक मुस्लिम लीडरों से पुलिस इंतजामिया की बातचीत जो है वो जारी है। तो गुलबर्गा से ये खबर है, जहां दफा 144 नाफिज कर दी गई है। CAB यानी शहरी तरमीमी बिल के खिलाफ एहतजाज को जिला इंतजामिया ने इजाजत नहीं दी है। दरअसल यहाँ बाद नमाज जुमा एहतजाजी रैली निकालने का ऐलान किया गया था, लेकिन इंतजामिया ने लॉ एंड ऑर्डर का मसला बताकर किसी भी किस्म की रैली या जलसे जुलूस की इजाज़त नहीं दी है। और अभी तक की इत्तलात के मुताबिक इस सिलसिले में मुस्लिम लीडरों से पुलिस इंतजामिया की बातचीत जारी है। JDU भले ही NRC और शहरियत तरमीमी बिल में हुकूमत के साथ हो, लेकिन JDU के कौमी नायब सदर प्रशांत किशोर का मौक़िफ़ पार्टी से बिल्कुल मुख्तलिफ है। प्रशांत किशोर का कहना है कि 3 गैर BJP वज़राए आला इस कानून को नाफिज न करने की बात कह चुके हैं। उन्होंने कहा कि दीगर गैर BJP ज़ेरे इक़्तिदार रियासतों के वज़राए आला को बड़ा दिल दिखाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के ज़मीर और रूह का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। प्रशांत किशोर ने मुतनाज़ शहरियत तरमीमी कानून की मुखालिफत पे आवाज़ बुलंद की है। RJD लीडर मनोज झा ने कहा है कि JDU के लीडर BJP के कदमों में झुक गए हैं। CAB पर JDU के मौक़िफ़ पर मनोज झा से खास बातचीत की न्यूज़ 18 ने। RJD के मुख्य प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद मनोज झा से, सर JDU के भीतर जो चीज़ें चल रही हैं, खासतौर से जो सिटीजन अमेंडमेंट बिल है उसको लेकर के JDU ने जिस तरह से समर्थन किया पूरी तरह से, उसके बाद पार्टी के भीतर से ही आवाज़ें उठ रही हैं। प्रशांत किशोर JDU के उपाध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से पवन वर्मा जो कि महासचिव हैं, इसके अलावा भी कुछ लोगों ने आवाज़ उठाई है। कैसे आप तमाम चीज़ों को देख रहे हैं? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इन आवाज़ों का मैं क्या करूँ। संसद में जिस तेवर से दंडवत हो गए, ये सब लोग दंडवत हो गए। संविधान एक तरफ, संवैधानिक सरोकार एक तरफ, संवैधानिक मर्यादाएं एक तरफ, और इनकी अपनी खोखली वैचारिक रूप से शून्य राजनीति भाजपा के इशारों पर दंडवत थी। तो मैं क्या कहूं, विरोध है, इस विरोध का आप क्या करें, इसकी चाशनी नहीं बन सकती। आपने जिस दिन बापू की तामीर वाले मुल्क को नष्ट किया जा रहा था, इजराइल बनाने की कोशिश हो रही थी, उस दिन आप उसके पक्ष में खड़े थे।
आज आप उस मेजॉरिटी के साथ हैं, संसद के अंदर वाह वाह होगी, लेकिन इतिहास आपको ऐसे गुनहगार के कटघरे में रखेगा ना, याद रखेंगे। प्रशांत किशोर ने 2015 के मैंडेट की याद दिलाई है, उसको कैसे आप एनालाइज करें, क्योंकि उस समय आप साथ में थे और जेडीयू आरजेडी मिलकर चुनाव लड़ी थी। ये बात हम तो सत्ता से जिस दिन हमें अचानक रात में चोरी की गई, हमें चोरी किया गया हमारा मैंडेट, हम तब से कह रहे हैं। सीधा चुनाव था ना, एक तरफ संघ के सरोकारों पर था, दूसरा संविधान के सरोकारों का था। उस चुनाव में मैंडेट संविधान के सरोकारों, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता जैसे मूल्य, उसके लिए वोट था। उस वोट की चोरी करके आपने उनकी गोद में डाला। कम से कम इस बार एक बार उस नजर से सोचते कि जिन लोगों ने आपको वोट किया था उनकी आपसे आकांक्षाएं क्या थी, वो नहीं सोचा। लेकिन अब प्रशांत जी का जो आ रहा है रिएक्शन, ये बहुत लेट रिएक्शन है। नीतीश जी ना जाने किस दबाव में है, क्योंकि जेपी लोहिया का नाम आप लेते हैं, अब आपको कोई हक नहीं है, एक बार मत बोलिए अपने मुंह से जयप्रकाश नारायण जी या लोहिया जी ना, आप नाम लीजिए, जितने जो बड़े बड़े स्वयंभू हैं संघ के, उनका नाम लीजिए, आप उन्हीं के साथ रहिए। अब आपको लोहिया जेपी की विरासत में आपका 1% भी हिस्सा नहीं। क्या इन तमाम लोगों की जो आवाजें अंदर से उठ रही हैं जेडीयू के भीतर से, उनका आप लोग स्वागत करेंगे? क्योंकि आरएलएसपी की तरफ से कहा जा रहा है कि महागठबंधन में हम इनको बुलाने के लिए तैयार हैं, स्वागत करने के लिए। और ये सब बहुत खोखले प्रतीक और बिंब हो चुके हैं। हम तो इस बात से परेशान हैं कि पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। हम इस बात से परेशान हैं कि इस मुल्क का होगा क्या। हम इस बात से परेशान हैं क्या मुंह दिखाएंगे ऊपर जाकर के महात्मा गांधी को। हम उस बात से परेशान, ये छोटी छोटी चीजें हैं। अगर स्पाइन है अभी भी फैसला करो और बाहर आओ, तब बात होगी। ये कुरमुर सुर दोनों नहीं चलेगा। आखिर में सवाल, जेडीयू के भविष्य को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि आप साथ में सरकार भी चलाए हैं, साथ में रहे भी हैं, अभी जो जेडीयू के भीतर से आवाजें उठ रही हैं, इस कैसे आप देख रहे हैं जेडीयू का भविष्य? मैं भविष्य, दूसरे दल के भविष्य के बारे में क्या कहूँ। सिर्फ इतना कहूँगा कि जदयू की कोई इयत्ता नहीं है, ऑटोनॉमी नहीं है। जदयू नागपुर और नागपुर के बाद जो बाकी 2-3 पावरफुल लोग हैं, अगर वो कह दें कि आज से सूरज पश्चिम में उग रहा है, तो नीतीश जी और उनकी पूरी टीम कहेंगे बिल्कुल सही, सूर्य पश्चिम में ही उगता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आरजेडी काफ़ी तल्ख है जिस तरह से सिटीजन अमेंडमेंट बिल पर जेडीयू की तरफ से समर्थन किया गया है। संसद के दोनों सदनों में इस बिल के समर्थन के बाद आरजेडी लगातार जेडीयू और नीतीश कुमार पर हमला कर रही है। कैमरामैन सत्या के साथ अमितेश, न्यूज़ 18 दिल्ली। शहरियत तरमीमी बिल को अब कानूनी हैसियत हासिल हो गई है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने शहरियत तरमीमी बिल पर दस्तखत कर दिए हैं, लेकिन इसके खिलाफ मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में एहतजाज का सिलसिला जारी है। एनसीपी के जनरल सेक्रेटरी नवाब मलिक का कहना है कि एनआरसी में बाहर किए गए गैर मुस्लिमों को शहरियत देने के लिए ही ये कानून लाया गया। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल एक कानून का स्वरूप ले लिया है, लेकिन जिस तरह से अमित शाह जी ने देश को गुमराह किया कि लाखों करोड़ों लोग धर्म पर नाम पर प्रताड़ित होकर भारत आए, हमें लगता है ये आंकड़ा पूरे देश में 10,000 से भी ज़्यादा नहीं है। सरकार के पास कानूनी अधिकार था उन्हें नागरिकता देने का, लेकिन ये जो कानून बनाया गया ये संविधान की आत्मा के विपरीत है। ये सभी लोग कह रहे हैं, निश्चित रूप से न्यायालय में इसको चुनौती दी जाएगी, लेकिन इसका मूल कारण था कि आसाम में जो 19 लाख लोग एनसीआर में आए हैं, एनआरसी में, उसमें 16 लाख गैर मुस्लिम लोग हैं। उन्हें नागरिकता देने के लिए ये कानून बनाया गया है। कहीं ना कहीं लोगों को गुमराह करने का काम अमित शाह जी कर रहे हैं, लेकिन वही आसाम में आसाम की जनता इस कानून को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं। पूरा आसाम आंदोलित है, धधक रहा है, और जो उद्देश्य था कानून बनाने का, जिस राज्य के लिए इन्होंने ज़्यादा चिंतित थे, उसी राज्य में ईशान्य भारत में इस कानून को लेके बड़ा आंदोलन खड़ा है। और भारतीय जनता पार्टी जो करना चाहती थी, कहीं ना कहीं देश हित में नहीं, देश में अशांतता फैल गई, इसकी पूरी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है।
शहरियत तरमीमी बिल अब कानून में तब्दील हो चुका है, लेकिन मुख्तलिफ शहरों में इसके खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी है। भोपाल में कांग्रेस के रुकन असेंबली आरिफ मसूद खान के एक बयान ने सनसनी फैला दी है। आरिफ मसूद खान ने कहा कि रियासत में अगर कैब और NRC लागू हुआ तो वो असेंबली की अपनी मेंबरशिप ही छोड़ देंगे। बिल्कुल, मैं अपने नेता से साफ रूप से कहूंगा कि ममता बनर्जी ने जिस तरह साहस दिखाया है, हमारी सरकार भी वो साहस दिखाए और केब और NRC को रिजेक्ट करे। और अगर ये लोग इस कानून को मानेंगे तो मैं उस असेंबली का मेंबर नहीं रहूंगा। मुझे याद है कि भोपाल की तारीख लिखी गई है कि एक मस्जिद के अंदर बैठकर जंग आज़ादी की लड़ाई का पहला ख्वाब एक पत्र के माध्यम से यहाँ से हमारे चंद उलेमाओं ने लिखकर भेजा था। मैं उस तारीख को दोबारा दोहराना चाहता हूँ कि भोपाल पूरा इकट्ठा हो और केब NRC के खिलाफ सड़कों पर उतरे। एक अच्छा मूवमेंट, अहिंसा वाला मूवमेंट जो गांधी जी ने हमको दिया था, वो आंदोलन पूरे देश में करे और केब और NRC को रिजेक्ट करे। क्या विकल्प है, किस तरह किस रास्ते पर चलेंगे आंदोलन? गांधी जी ने एक आंदोलन दिखाया, उस पर चलेंगे सब और रिजेक्ट करेंगे, नहीं मानेंगे। जो सरकार को करना है जब ये करे, जेल की सरकार जेल भेजना चाहती है ना, वो जेल जाने को तैयार है। वहीं CAB के खिलाफ आज जमीयतुल उलमा हिंद मुल्क गिर सतह पर एहतजाज कर रही है। नमाज जुमे के बाद CAB के खिलाफ मुल्क गिर खामोश एहतजाज होना है। जमीयतुल उलमा हिंद ने ज़िलाई सतह पर अरकान को बाखबर किया है कि वो एहतजाज को कामयाब बनाएं। किसी भी तरह की शरंगेज़ी से दूर रहने की अरकान को हिदायत भी दी गई है। इस सब के बीच जमीयतुल उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी महमूद मदनी के सुर बदल गए हैं। कुछ दिन पहले तक उनका मौक़िफ़ शहरियत तरमीमी बिल के हक़ में था। उनका कहना था कि जो हिंदू दूसरे ममालिक में परेशान हैं उन्हें हिंदुस्तान आना चाहिए, पर कोई मुसलमान हिंदुस्तान क्यों आए। लेकिन अब NRC और शहरियत तरमीमी बिल पर मुल्क भर में चल रहे एहतजाज के दौरान महमूद मदनी के सुर भी बदल गए हैं। कुछ दिन पहले तक बिल की हिमायत करने वाली जमीयतुल उलमा अब इसी शहरियत तरमीमी बिल और NRC के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज कर रही है। पड़ोसी मुल्कों में रहने वाले गैर मुस्लिम अगर अपने आप को अनसेफ महसूस कर रहे हैं और वो इंडिया में आना चाहते हैं तो इंडिया को उन्हें अपनी सिटीजनशिप का उनके लिए खोलना चाहिए, वेलकम करना चाहिए, उनको देना चाहिए। असल इशारा जो है वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो आया है उसको लेकर के है। उसमें ठीक है, मुझे उसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा एतराज़ नहीं नज़र आता है। मुझे ज़ाती तौर पर, हमारे बहुत सारे भाइयों को है इस पर एतराज़, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा एतराज़ नहीं नज़र आता है अगर चंद लाख या 20 लाख 30 लाख 50 लाख लोग पड़ोस के मुल्कों से यहाँ आ जाएं और उनको वो कर लिया जाए तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर कोई मुसलमान यहाँ आए तो क्यों आएगा? अपना मुल्क छोड़कर मुसलमान अपने मुल्क का छोड़कर यहाँ मेरे यहाँ क्यों आएंगे? नो, मुझे कोई मुसलमान नहीं चाहिए यहाँ, मुझे नहीं ज़रूरत है किसी मुसलमान की। बाहर से कोई नहीं आना चाहिए, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। बल्कि कोई मुसलमान अगर इस तरह से घुसपैठिया बन करके यहाँ आए तो हमें और आपको सबको मिलकर के उसे निकालना चाहिए। क्यों? यह अपनी सोच को हमें बदलना है, इस तरह हिंदू मुसलमान में नहीं बांटना है। पर मुसलमान क्यों आएगा मुसलमान मुल्क छोड़ करके? भाई मुस्लिम अक्सरियती मुल्क है ना, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, वहाँ से कोई मुसलमान क्यों आएगा? क्या ज़रूरत है मुसलमान को यहाँ वेलकम करने की? ना आपको ज़रूरत है ना मुझे ज़रूरत है। अब जिस तरह से आसाम में 12 लाख नॉन मुस्लिम NRC से बाहर हो गए हैं, तो ये फैसला आसाम के लोग करेंगे ना, आसाम के लोग करेंगे कि उन्हें रखेंगे या नहीं रखेंगे। मैं क्यों होता हूँ उसमें बोलने वाला कि हाँ रखो या नहीं रखो? नो, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। हिंदुस्तान के जो आइन है, संविधान है, वो इस अंदाज से किसी भी तरह के कानून या अमेंडमेंट लाए जाने की इजाज़त नहीं देता। हम इस बात पर पूरी तरह मुत्तफ़िक़ हैं कि किसी भी आदमी को ये मज़हब की बुनियाद पर रोका जाना, आदमी को, कम्युनिटी को, ग्रुप को, ये भारत के संविधान के और भारत के रूह के आत्मा के खिलाफ है। हिंदुस्तानियों को ताकत के साथ आवाज़ उठानी चाहिए। ये मुसलमानों का इशू नहीं है, ये मुल्क का इशू है, मुल्क के दस्तूर का इशू है, मुल्क के रूह का इशू है।
आप बात तो कर रहे हैं विश्व गुरु बनने की, मुझे लगता है कि कुएं के मेंढक बन गए। ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। एनआरसी और कैब के खिलाफ आज जमीयतुल उलमा हिंद का मुल्क भर में एहतजाज जारी है। इस सिलसिले में गाजियाबाद में जमीयतुल उलमा हिंद के सैकड़ों कारकुनों ने जमकर एहतजाज किया और कलेक्टर को एक मेमोरेंडम पेश किया। इन लोगों का कहना है कि हिंदू और मुसलमान एक बराबर हैं, पर इस कानून में मुसलमानों को क्यों नज़रअंदाज किया गया। ये जमीयतुल उलमा गाजियाबाद के द्वारा कैब के विरोध में जो ज्ञापन दिया गया माननीय राष्ट्रपति महोदय को, तो मेरे द्वारा भी इनका ज्ञापन लिया गया है और इसको उचित माध्यम से वहाँ तक पहुँचा दिया। और आसाम में भी शहरियत तरमीमी बिल के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा जारी है। बोंगाई गांव, मोरी गांव, गोलपाड़ा, मजूली समेत दीगर इलाकों में लोगों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। गुज़िश्ता रोज़ जोरहाट और तेजपुर में फौज ने फ्लैग मार्च किया था। गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ में कर्फ्यू नाफिज है। गुवाहाटी में एहतजाज के दौरान 2 लोगों की हलाकत की खबर है। रेलवे स्टेशन पर तोड़फोड़, पत्थरबाजी और मुतादिद लीडरों की रिहाइशगाहों पर हमले भी किए गए हैं। हसास मुकामात पर सिक्योरिटी पुख्ता कर दी गई है। रियासत आसाम के मुख्तलिफ अजला में इंटरनेट खदमात भी मुअत्तल है। अयोध्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट के जरिए नजरसानी की अर्जियां मुस्तरद किए जाने के बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में मायूसी देखी जा रही है। इंडियन नेशनल लीग के सदर और मुस्लिम पर्सनल लॉ के रुकन मौलाना सलमान से इस मसले पर हमारे नुमाइंदे संदीप ने खास बातचीत की। यहाँ पर फैसला आने के बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सबसे पहले ऐलान किया कि इस पर पुनर्याचिका दाखिल की जाएगी और वो पुनर्याचिका खारिज कर दी गई, जिस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य और इंडियन नेशनल लीग के कौमी सदर सुलेमान साहब। आइए उनसे बात करते हैं। सुलेमान साहब, किस लिए, क्या लगता है आपको कि ये जो याचिका थी वो खारिज हो गई? देखिए, याचिका खारिज करने का तो जुरिडिक्शन है हमारे न्यायमूर्ति या जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी, दे हैव प्रोग्रेटिव टू डिसमिस इट, दे हैव डिसमिस्ड इट, बट इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग। बहुत तकलीफ दे बात है कि इतना प्रोमिनेंट केस, सच ए प्रोमिनेंट हिस्टोरिक केस, जिस पर वर्ल्ड की नजर, दुनिया की वर्ल्ड इज वॉचिंग इट, और उस रिव्यू पिटिशंस को कोर्ट ने ओपन कोर्ट में नहीं सुना। नो opportunity was given to the petitioners to argue in the open court. Of course, Supreme Court को right है कि without assigning any reason and ground, they can say no ground for review petitions, they can dismiss it. They did it. Now it is a history to criticize it, to decide it. जिस तरह से आपने देखा कि सुलेमान साहब का साफ तौर से कहना है कि वो बिल्कुल भी खुश नहीं है जिस तरह से इसको खारिज किया गया है, लेकिन उसका वो सम्मान करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। तेलुगुदेशम पार्टी सदर एन चंद्रबाबू नायडू ने असेंबली में दाखिल होने के दौरान मार्शल्स के साथ बहस तकरार की। मार्शल्स के साथ हुई बदकलामी पर वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने अफसोस का इजहार किया। असेंबली इजलास के आगाज़ के साथ ही जगन मोहन रेड्डी ने मार्शल से माफ़ी मांगने का चंद्रबाबू नायडू से मुतालबा किया। असेंबली इजलास के दौरान चंद्रबाबू नायडू ने असेंबली की दाखिली गेट पर जिस तरह से मार्शल्स के साथ बदकलामी की, उसकी वीडियो भी दिखाई गई है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से चंद्रबाबू नायडू मार्शल्स के साथ बदकलामी कर रहे हैं। మార్షల్స్ పాపము రిస్ట్రిక్టెడ్ ఎంట్రీ కింద పెట్టి సభ్యులను మాత్రం లోపలికి తీసుకునే కార్యక్రమం ఏదైతే చేస్తా ఉన్నారో, యాజ్ పర్ ప్రోటోకాల్, యాజ్ పర్ డ్రిల్, వాట్ ఎవర్ నీడ్స్ టు బి డన్, పాపం వాళ్ళ డ్యూటీ వాళ్ళు చేస్తా ఉన్నారు. చంద్రబాబు నాయుడు గారి నోట్లో నుంచి వస్తున్న మాట ఏంది అధ్యక్ష? బాస్టర్డ్. మీరు అన్న మాట, యూ షుడ్ బి అషేమ్డ్ ఆఫ్ యువర్ సెల్ఫ్. కాలింగ్ ఒక ఎంప్లాయీని, ఒక ఉద్యోగస్తుని కూర్చోండి, ఆ పదం ప్లే చేయండి, ఆ పదం వినండి, ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు పట్టుకొని అధ్యక్ష బాస్టర్డ్ అని చెప్పి అండం అంటే
ఎంత దారుణమైన తిట్టు అధ్యక్ష అది. శ్రీధర్ రెడ్డి బాస్టర్డ్ అని చెప్పి చంద్రబాబు నాయుడు గారు తిట్టడం ఏంది? ख़वातीन के खिलाफ जराइम और इंसानी स्मगलिंग को रोकने के लिए समाज में शऊर बेदार करने की ज़रूरत है। विशाखापट्टनम में शऊर बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें ब्रिटिश डिप्टी हाई कमिश्नर एंड्रयू फ्लेमिंग ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और अपने खिताब में एंड्रयू ने कहा कि इस तरह के वाक़यात को रोकने के लिए तमाम लोगों को आगे आना होगा। क़वानीन से मुताल्लिक़ जानकारी भी ज़रूरी है। शऊर बेदारी इजलास में ख़वातीन के अलावा लड़कियों और मकामी लोगों की बड़ी तादाद मौजूद रही। तेलंगाना एनकाउंटर में हलाक मुलजिमीन की लाशों को उर्सा के हवाले करने के सिलसिले में आज तेलंगाना हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने फैसले को 13 दिसंबर तक के लिए मुलतवी कर दिया था। अदालत के हुक्म पर ही लाशों को मुर्दा खाने में महफूज रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एनकाउंटर की तहकीकात के लिए कमीशन तश्कील दिया है। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस VS सिरपोरकर की क़यादत में कमीशन 6 माह के अंदर तहकीकात मुकम्मल करते हुए अपनी रिपोर्ट दाखिल करेगा। खबरों में फिलहाल इतना ही। आदाब।